कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एक बहुत ही चर्चित गीत था 1990 के आसपास का और बोल कुछ ऐसे थे, मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। कहाँ हम तुम्हारे सितम देखते सितम देखते हैं। ना छोटी कसम देखते हैं। ना वादे ना छोटी कसम देखते हैं। तुम्हें कितनी चाहत से हम देखते हैं। तुम्हें कितनी चाहत से हम देखते हैं। मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। नजर ये हमारी न लग जाए तुमको, यही सोच कर तुमको कम देखते हैं। नजर ये हमारी न लग जाए तुमको, यही सोच कर तुमको कम देखते हैं। अगर देखना है तुझे भर के देखो, अगर देखना है तुझे भर के देखो, कभी फिर न कहना कि कम देखते हैं। मोहब्बत इनायत करम देखते हैं। कहाँ हम तुम्हारे सितम देखते हैं। तुम्हें कितनी चाहत से हम देखते हैं। मोहब्बत इनायत करम देखते हैं।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम कर रहे हैं रेट्रो नॉट आउट और हमारा नंबर है 8010781078 और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और पिछले बार भी जब मैं आपको छोड़ के गया था तो कुछ हिस्से के किस्से थे और एक शोध भी चल रहा था समकालीन बॉलीवुड फिल्मों में हॉरर फिल्मांकन, राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट की फिल्मों का एक अध्ययन, और इसके साथ कुछ फिल्म ट्रिविया भी चल रहा था। फिल्मी ट्रिविया में हम एक सीरियल की बात भी कर रहे थे जिसमें हमने कहा था कि भाई डॉक्टर अश्विन कुमार, और इसके बारे में भी हमने बात करी थी, उनके पिता वीरेंद्र सक्सेना के बीच में द्वंद्व इतनी गहराई से गया क्या नहीं गया। बहरहाल हम शुरू करते हैं उसी शोध पर, और जो शोध था वो था हॉरर पर। तो जो हम आपको बता रहे थे कि ये हॉरर में यानी कि डरावनी फिल्में और सिनेमाई तकनीक पर हम आ गए थे, ये था अध्याय 3 और ये अध्याय 4 भी हो सकता है, 5 भी था। बहरहाल बातों में ये तो पता नहीं चलता कि किस अध्याय पे है, हाँ, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि संगीत और ध्वनि का प्रभाव जो है वो हमने जो है आपको जो ठीक ठाक तरीके से बता दिया था। और उसके बाद फिर और भी हमने क्या देखा था कि संगीत का उपयोग किसी चरित्र की आंतरिक भावनाओं का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। डरावनी फिल्मों में संगीत का उपयोग आमतौर पर चरित्र की आंतरिक उथल-पुथल, दर्द या भय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिससे दर्शकों को पता चलता है कि वे खतरे में हो सकते हैं या उनके साथ कुछ भयानक होने वाला है। अब भले ही संगीत में कई प्रकार के संगीत हैं जिनका उपयोग विभिन्न डरावनी फिल्मों में किया गया है, इनमें से कुछ सामान्य सम्मेलनों में शामिल हैं। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, बड़ा ही मुझे लग रहा है कि ये शोध वो एक तरफ रखें या क्या करें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कुछ हिस्से के किस्से की भी बातें करें, तो आज जो हम हिस्सा का किस्सा लेके आए हैं वो है मेकअप का सामान साथ रख सोते थे महमूद। अब ये महमूद साहब की बात थी और महमूद भाईजान हमेशा कहते थे कि एक्टिंग मेरा पैशन है, बिना एक्टिंग के मैं जी रहा हूँ, पर ये समझ लें कि जिंदा नहीं हूँ। एक्टिंग मेरी सांसों में है, मेरी रूह में है, और ये प्रोग्राम भी हमारी सांसों में है, हमारी रूह में है। तो हमने एक गाना लिया था, फिल्म थी बाहर आने तक, और गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, पंकज उधास और राजेश रोशन साहब का बाकमाल संगीत था। फिल्माया गया था तारिक शाह और मुनमुन सेन पे। मगर इसी फिल्म का एक और गीत था जो काफी पॉपुलर हुआ था उस समय, मैं रहा हूँगा कुछ 7-8 साल का, तो ये जो गाना था ये जगह जगह सुनने को मिलता था। अब बोल कुछ ऐसे थे, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, आवाजें वही अनुराधा पौडवाल लेकिन मंगल सिंह के साथ। फिल्माया गया था सुमित सहगल पे और रूपा गांगुली पे। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल नी, और रूप की ओ रानी तू परांदे को संभालनी, रूप की ओ रानी तू परांदे को संभालनी। किसी मंचले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, किसी मंचले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। मैंने भी तो मुश्किलों से खेलना है सीखा, मैंने भी तो मुश्किलों से खेलना है सीखा, मेरी भी तमन्ना मुझ पे आएगी किसी का, मेरी भी तमन्ना मुझ पे आएगी किसी का। आशिका परंदे नाल बांध लूंगी दिल होगी कैसी मुश्किल, आशिका परंदे नाल बांध लूंगी
दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली, गालों की ये लाली, गालों की ये लाली। दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली, बन बैठा मेरा दिल तेरा ही सवाली। फूल नहीं गाली दहकते हैं शाली, चुने चले हो बड़ी देते हो गोली। ओ शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं, शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं। जल जाए चाहे शम्मा को चूमते हैं। किसी सरफिरे का तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। किसी सरफिरे का तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। ला 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 ला, ला 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 मर मिटने की तूने बात कैसे सोची, बात कैसे सोची, बात कैसे सोची। मर मिटने की तूने बात कैसे सोची, ना तू मेरा माही तू ना मेरा है पड़ोसी। कोई जमलाई सिकलाई थाम लेगा, आशिक क्या होते हैं पता तुझको जब चलेगा। जाऊंगी तभी मैं जब माही डोला लाएगा, जाऊंगी तभी मैं जब माही डोला लाएगा। तेरे जैसा हाथ मलता ही रह जाएगा, सजना के साथ मैं तो जाऊंगी निकल होगी तेरी मुश्किल। सजना के साथ मैं तो जाऊंगी निकल होगी तेरी मुश्किल। काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी। हो रूप की और रानी तू परांदे को संभालनी। रूप की ओ रानी तू परांदे को संभालनी। किसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल, होगी बड़ी मुश्किल। आशिक का परांदे नाल बांध लूंगी दिल, होगी कैसे मुश्किल। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये बात तो सही है कि हमने एक शोध शुरू कर लिया था, उसको तो कंप्लीट करेंगे ही, और उसके साथ साथ हमने एक किस्से के हिस्से और हिस्से के किस्से को भी शुरू कर लिया था। रूमी जाफरी साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जो किस्सा है ये बड़ा ही कमाल का किस्सा था, लेकिन हम जाएंगे उसी प्रोग्राम के बारे में बताएंगे जो हमने कहा था कि बड़ी ही सकुचाई सी पद्मा की शोक सहेली शहनाज या मजबूर नरेंद्र के बरअक्स या आत्मविश्वास से भरा हुआ इस तरह का एक सीरियल था, जिसका किरदार कैप्टन सलीम जो शहनाज से प्रेम करते हैं इस तरीके का भी था। और ये जो हमने आपको बताया था, ये शायद ऐसा पहला सीरियल होगा जो लेक टंडन साहब ने निर्देशित किया होगा, जिन्होंने 80 के दशक में काफ़ी सफल फिल्में बनाई थी। हाँ, तो ये जो सीरियल था इसका नाम था, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, फिर वही तलाश। और बहुत कम लोगों को पता हुआ कि दरअसल फिर वही तलाश उनके ही 1 घंटे भर के रेडियो नाटक फिर उसी वीराने की तलाश की पुनः प्रस्तुति थी। अब ये सब मैंने आपको बता दिया था। और रेवती सरन शर्मा के निधन पर फ्रंटलाइन पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में उन्हें वॉइस ऑफ ह्यूमनिज्म कहकर याद किया गया था। वे गंगा जमुनी तहजीब वाले लेखक थे, उर्दू में लिखा करते थे। अपनी मुहावरेदार भाषा और काव्यात्मकता के जरिए उनका लेखन सीधे सुनने वालों के दिल में उतर जाता था। आप भी कोशिश कीजिएगा कि रेवती सरन शर्मा के आप जो हैं वो लेख, या अगर आपको कुछ उनके नाटक या उनके जो विचार हैं अगर पढ़ने को मिले, तो आप ये ज़रूर अनुभव करेंगे कि मुहावरेदार भाषा और काव्यात्मकता के जरिए जो दिल में उतरते हैं एहसास, वो किस तरीके से आपको छूते हैं। फिर वही तलाश में नायक के सपनों से उन दिनों छोटे शहर की पृष्ठभूमि से आया हर नवयुवक जुड़ जाता था। अब ऐसा होता है ना दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, और ये सिनेमाई और टेलीविज़न के जो सीरियल या फिल्में थी, इससे हम जुड़ जाते हैं। अब हम सोचने लग जाते हैं शायद ये हमारे आसपास हो रहा है या ये हम ही हैं
तो ये ही कुछ इस तरीके से हुआ था इस सीरियल के साथ भी। अब फिर वही तलाश की कितनी बात करें, शायद इसी वजह से सीरियल में नायक डॉक्टर अश्विनी कुमार और उनके पिता बने वीरेंद्र सक्सेना के बीच द्वंद्व इतनी गहराई से उभर कर सामने आता है। रेवती शरण शर्मा की सबसे बड़ी खूबी उनके संवाद थे। अब ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने इसको किस तरीके से लिखा है। उन्हें पता था कि रेडियो का श्रोता सिर्फ नरेशन और संवादों के जरिए अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे सकता है, लिहाजा वे इस तरह से लिखते थे कि पात्रों की तस्वीर बिना कुछ कहे सुने सुनने वालों के मन में बस जाए। तो हमारे यहाँ पर जो बस रहा है, मुझे याद आ रहा है एक बड़ी ही दिलकश फिल्म थी 1977 की, किशोर कुमार और आशा भोसले जी की आवाज़ थी और अभी तो जी ले नाम था इस फिल्म का, जिसमें डैनी साहब जो थे वो हीरो थे और जया बहादुरी जो थी वो हीरोइन थी। और बड़ा ही सॉफ्ट सा और दिल को छू लेने वाला संगीत था, जैसे कि तू लाली है सवेरे वाली। सुनते हैं, लौटते हैं और फिर घुसेंगे किसी मेकअप के सामान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तू लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का, जो सूरज तू मैं धरती तेरी, तू साथी है मेरे जीवन का। तू लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का, जो सूरज तू मैं धरती तेरी, तू साथी है मेरे जीवन का। मिटेगी कब दूरी, होती है कुछ तो सनम सभी की मजबूरी। तुम हो निगाहों में कब आओगी बाहों में, तुम में जो हिम्मत हो मुझसे मुहब्बत हो, जग से मुझे छीन लो। तू लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का, जो सूरज तू मैं धरती तेरी, तू साथी है मेरे जीवन का। दूर से गले ना लग पाऊं, किसने तुम्हें रोका, कर लो वो जो सोचा। हंसी ना उड़ाओ और ना जलाओ, आंचल की तुम छाओ दो। तू लाली है सवेरे वाली, गगन रंग दे तू मेरे मन का, जो सूरज तू मैं धरती तेरी, तू साथी है मेरे जीवन का।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना 107.8 FM पर। और बातें जो हैं वो हो रही हैं पुरानी, क्योंकि ये बातें हैं पुरानी जो तुमको हैं सुनानी। थोड़ी सी टैग लाइन इधर उधर हो जाए तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन हाँ, हम अपने प्रोग्राम को इधर उधर नहीं होने देंगे। अब हम आते हैं अपने उस किस्से पे जो रूमी जाफरी साहब ने शेयर किया। अब बॉलीवुड फिल्मों के लेखक निर्देशक रूमी जाफरी साहब कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के एक लीजेंडरी एक्टर महमूद भाई, जिन्हें हम प्यार से भाईजान कहकर बुलाते थे, कि आज डेथ एनिवर्सरी है। उन्होंने जब ये लिखा था तो उस समय की बात थी, ये करीब 23 जुलाई का किस्सा है, जब उन्होंने ये किस्सा जो है हमें सौंपा था। ये एक अखबार के जरिए हमारे पास आया था, और भी किस तरीके से आया था इसको तो हम जरा गोपनीय रखते हैं और आगे बढ़ते हैं इस किस्से के ऊपर। यानी कि साल 2004 में वे 23 जुलाई को इस दुनिया से रुखसत हुए थे। मैं उन चंद खुशनसीबों में से हूँ जिन्हें महमूद भाई से मिलने का, उनसे बात करने का, उनसे दुआएं लेने का मौका मिला। अब जाफरी साहब लिखते हैं कि नलिन वोरा जो महमूद भाईजान के सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे महमूद भाईजान से मिलवाया था। इत्तफाकन नलिन मेरे घर के बिल्कुल सामने रहते थे। अब मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पर था और वहाँ छोटा सा गार्डन था, उसी के सामने नलिन वोरा का घर था। महमूद भाईजान जब भी नलिन वोरा के घर आते थे तो आते वक्त या जाते वक्त अपनी टाटा सियरा गाड़ी रोककर हॉर्न बजाते थे। मैं हॉर्न सुनकर बाहर आता था और वो मुझसे पूछते थे कि क्या लिख रहा है। अब कादर खान का रोल, अनुपम खेर का रोल या फिर मेरा रोल। अब यहाँ पे हम जो है वो लेते हैं एक विराम, क्योंकि मुझे याद आ रहा है बड़ा ही दिलकश गीत था। फिल्म थी निशान 1983 की, किशोर कुमार की बाखमाल मखमली आवाज में लहरों की तरह यादें। सुनते हैं और लौटते हैं यादों के इस सफर पर। की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें। किस्मत में है घोर अंधेरे, रात सुलगती धुंधले सवेरे। किस्मत में है घोर अंधेरे, रात सुलगती धुंधले सवेरे। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें। तकते तकते सूनी राहें पथरा गई है अब तो निगाहें। तकते तकते सूनी राहें पथरा गई है
अब तो निगाहें लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें। बरसों से दिल पे बोझ उठाए ढूंढ रहा हूँ प्यार के साए। बरसों से दिल पे बोझ उठाए ढूंढ रहा हूँ प्यार के साए, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है, लहरों की तरह यादें। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव, ये है हमारी टैग लाइन और यू शुड आल्सो फील गुड एंड फील लाइव, और यही हम सबको बताते हैं। फिलहाल हम जो बता रहे हैं वो है एक शोध समकालीन बॉलीवुड फिल्मों में हॉरर फिल्मांकन, राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट की फिल्मों का एक अध्ययन। तो हमने बात कर लिया था कि भाई डरावनी फिल्मों के भीतर उपयोग किए जाने वाले मुख्य रूढ़िवादी ध्वनियाँ प्रभाव में शामिल हैं, जैसे चरमराते दरवाजे, भेड़िया गरजना, उल्लू की हुटिंग, चमगादड़, गूंज की आवाज, तूफान, भारी सांस, दिल की धड़कन, कपड़ों की आवाजाही आदि। ये सभी जगह जगह अलग अलग ध्वनि प्रभाव एक डरावनी फिल्म के रूढ़िवादी ध्वनि प्रभावों के अनुरूप होते हैं। इसलिए यह दर्शकों को शैली को आसानी से स्थापित करने की अनुमति देता है। इनका उपयोग दृश्यों के भीतर तनाव पैदा करने के लिए किया जाता है, जब एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जिसे दर्शकों को चरित्र या पात्रों के लिए किसी भी आसन्न कयामत के बारे में जानने की अनुमति देने के लिए हाईलाइट या संकेत देने की आवश्यकता होती है। अब इसे हाईलाइटिंग कहा जाता है। अब ये टेक्निकल एक टर्म है जिसका इस्तेमाल होता है संगीत और ध्वनि प्रभाव में, जो कि हमने आपको बताया ये कि डरावनी फिल्में और सिनेमाइट तकनीक का एक पार्ट है, जिसमें हम परिचय के बाद जो हमने छुआ है वो संगीत और ध्वनि प्रभाव को। अब ये जो हाईलाइटिंग जिसको कहा जाता है, निर्देशक हॉरर शैली के भीतर संगीत का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं ताकि दर्शकों को हर बार फिल्म देखने पर सांस लेने का अनुभव मिल सके। अब निर्देशक आगे संगीत का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं और ताकि वे दर्शकों को की भावनाओं के साथ, पात्रों के दर्द या डर के साथ खिलवाड़ करके दर्शकों और फिल्मों के बीच संबंध बना सकें। अब इसके बाद मुझे लगता है कि हम प्रकाश और रंग प्रभाव को रोकते हैं और वापस जाते हैं अपने उस ट्रिविया के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, जो एक बुनियादी सीरियल की बात कर रहे थे, फिर वही तलाश। तो अब उसमें अगर हम जाएं तो उसके कुछ अल्फाज हैं, यानी कि किस तरीके के, हमने कहा कि भाई वो डायलॉग लिखने की जो बाकमाल क्षमता थी, जिस तरीके से उन्होंने लिखा था, जो नाटक होता था, तो इसलिए रेवती सरन शर्मा इनकी खूबी जो थी इनके संवाद लिखने की थी कैसे थी। अब ये हम आपको थोड़ा सा पढ़ के बताएंगे। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगली बार फिर हम कुछ और नया करने की कोशिश करेंगे। अब उन्हें पता था कि रेडियो का श्रोता सिर्फ नैरेशन और संवाद के जरिए अपनी कल्पना को उड़ान दे सकता है, लिहाजा वे इस तरह से लिखते थे कि पात्रों की तस्वीर बिना कुछ लिखे कहे सुनने वालों
आपके मन में बसती चली जाए। अब इसके मायने ये हो सकते हैं कि जैसे आप आंख बंद करें और आपका कोई फेवरेट एक्टर है, उसकी फिल्म, उसके डायलॉग आपके मन में अपने आप जो है वो आने लग जाते हैं। अब इनके पास रंगमंच का गहरा अनुशासन था, मगर नाटकों के विपरीत वे छोटे और अंग्रेजी नाटकों की तरह विट वाली संवाद लिखा करते थे। यानी विट वाली मतलब विटी संवाद लिखा करते थे। अब उर्दू पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी, लिहाजा उर्दू अफसानों का चुस्त लहजा भी उनकी लेखनी को अलग बना देता था। अब क्या अलग बना देता था? एक दो बाकमाल गीत हमने सुनाई था। एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था लालच, 1983 की फिल्म थी। भप्पी लहरी साहब का जो है वो संगीत था, अनजान साहब ने लिखा था और बड़ा ही बाकमाल गीत है। विनोद मेहरा और बिंद्या गोस्वामी पे फिल्माया गया, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में। मौसम मस्ताना है, दिल दीवाना है, इसको मैंने फ्लैट गाया है। आप सुनिए, मुझे बताइए कि ये गीत कैसा है। मौसम मस्ताना है, दिल दीवाना है, प्यार में हम तुम क्यों न खो जाए। मौसम मस्ताना है, दिल दीवाना है, प्यार में हम तुम क्यों न खो जाए। मौसम मस्ताना है, दिल दीवाना है, प्यार में हम तुम क्यों न खो जाए। खुशबूड़े आँखों से क्या छलके नशा, प्यासे दिलों का पहला मिलन क्या रंग लाए देखो जरा।
मौसम मस्ताना है, दिल दीवाना है, प्यार में हम तुम क्यों न खो जाए। कुछ तो बताओ, कुछ बोलो ना, मिलते हैं कैसे दो दिल यहाँ। साहिल से जैसे लहरें मिले, जैसे जमीन से वो आसमां। मौसम मस्ताना है, दिल दीवाना है, प्यार में हम तुम क्यों न खो जाए, क्यों न खो जाए, क्यों न खो जाए। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। तो अब हमने ये जो है वो सामने वाले जो बैठे हैं ना, ये कह रहे हैं कि यार तो ये तुम कभी तो ये एक छंद सुना देते हो, कभी व्यंग सुना देते हो, कभी ये मेकअप का सामान आपने शुरू कर दिया है, तो कुछ ख़त्म करोगे। मुझे लगता है कि इस तरह के संवाद चलते रहने चाहिए। और क्या चलते रहना चाहिए कि अभी तो हम इससे जुड़े थे कि हम आपको बता रहे थे कि रेवती सरन शर्मा किस तरीके से लिखते थे। बहरहाल इसे हम पकड़े रहेंगे, इसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर हॉरर में जाएंगे, फिर हम जाएंगे हिस्से के हिस्से पे। इस तरह का एक सीक्वेंस बना लेते हैं। चलिए, तो नाटकों के विपरीत छोटे और अंग्रेजी नाटकों की तरह विटी संवाद लिखा करते थे। अब उर्दू पर उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी, लिहाजा उर्दू अफसानों का चुस्त लिहाजा भी उनकी लेखनी को अलग बना देता था। उसका एक उदाहरण रेडियो नाटक फिर उन्हीं वीरानों की तलाश में देखा जा सकता है। जब रमा की शादी के बाद राजन की उनसे मुलाकात होती है, तो वो कुछ इस तरह के था कि मुलाकात के कुछ देर बाद राजन कहता है, मैं जा सकता हूँ। तो रमा ने कहा, तुमने मुझे माफ़ किया नहीं किया। अब ये जो है, मैं राजन और रमा राजन करूंगा तो आप रमा राजन करते रहेंगे, तो मैं ये नाम नहीं बताता, ये बताता हूं कि ये जो संवाद है राजन और रमा के बीच में है, सुनिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मैं जा सकता हूं, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया, मुझे घर जाना है, कुछ देर और ना बैठ सकोगे। फ़ायदा? हर बात फ़ायदे के लिए की जाती है, नहीं की जाती। राजन, कम से कम इस बारे में अब तो तुम्हें ईमानदार हो जाना चाहिए। अब सवाल के बदले सवाल, और अब आप कहानी से गुजर चुके तो हर वाक्य नए अर्थ खोलता चलता है। अब ये जो आपने संवाद सुना रमा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात में, राजन कहता है, तुम अगली बार मिलोगी तो पाओगी कि मैं टूटा नहीं हूं, जुड़ गया हूं, बन गया हूं। मुझे चाहते रहना उस मंजिल की तरह जो पहली थी, आखिरी नहीं। नाटक में रमा और राजन एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते हैं, और शहनाज के इस वाक्य के साथ नाटक का अंत होता है, जब वह रमा से कहती है, बहुत से सफ़र सितारों के साथ कटते हैं, तेरा सफ़र भी ऐसा ही सही। अब फिर वही तलाश किसी तरह इस रेडियो नाटक से अलग है। ये तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके लिए सीरियल को आप देख सकते हैं, दूरदर्शन नेशनल पे भी इसके 22 एपिसोड्स जो हैं वो @दूरदर्शन नेशनल पे अवेलेबल हैं। और इस सीरियल की एक और खूबी है, चंदन दास की आवाज़ में उसका टाइटल सॉन्ग, जिसे लिखा था दिनेश कुमार स्वामी यानी शबाब मेरठी ने। उसका एक शेर है और अर्ज़ करते हैं,
उस एक चेहरे के पीछे 1000 चेहरे हैं, 1000 चेहरों का वो काफिला सा लगता है। तो अब इसके साथ मुझे लगता है कि एक गाना जोड़ देना चाहिए। फिल्म थी वरदान, 1974 की, विनोद मेहरा और रीना रॉय पे फिल्माया गया था ये गीत। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, बड़ा ही मतलब मेल खाता हुआ गीत है इसी के साथ, और इसे सुनते हैं और तुरंत लौटते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, हर रंग में रंग बदलते हैं, हर रंग में रंग बदलते हैं, हम उनको और समझते हैं, पर वो कुछ और निकलते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। अपने मतलब से मतलब है किसी और से, इनको क्या मतलब किसी और से, इनको क्या मतलब, बेगाने से बन जाते हैं जब निकल जाए इनका मतलब। कोई कैसे इनके साथ चले, कोई कैसे इनके साथ चले, हर मोड़ पे राह बदलते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। से ये कितनी भूल हुई, पहले ना इन्हें पहचान सके, पहले ना इन्हें पहचान सके, जब उठ गया पर्दा चेहरे से, तब असली सूरत जान सके। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, हर रंग में रंग बदलते हैं, हम उनको और समझते हैं, पर वो कुछ और निकलते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और ये बड़ा नॉस्टैल्जिक सा गीत था और हम तो किसी और दुनिया में चले गए। बहरहाल हम चलेंगे इसी सीरियल के साथ, और मुझे लगता है क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं, जो ये सुनने वाले हैं, जो सामने बैठे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अब आप जो है इसको तो कम से कम जो है वो पूरा कीजिए, फिर किसी पर जाइएगा। तो मैं आपको ये फिर वही तलाश की कुछ और बातें बता देता हूँ कि कुछ जैसे इसके जो टाइटल सॉन्ग जो था बड़ा ही दिलकश था, और उसके कुछ चंद जो है अल्फाज थे ऐसे थे कि कभी हादसों की डगर मिले, कभी मुश्किलों का सफ़र मिले, ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है।
अब लेकिन इसमें सबसे जो खूबसूरत पहलू था, हर एपिसोड के अंत में कहानी के किसी खास मोड़ पर आने वाला कोई शेर, जैसे कि अपने पिता से तलख रिश्तों के बावजूद उसकी मौत पर फूट फूट कर रोते हुए नायक के क्लोजअप के साथ जब एपिसोड ख़त्म होता है तो आवाज़ उठती है, वो जो मुद्दतों मेरे साथ था, वो जो मेरा दाहिना हाथ था, मेरी ज़िंदगी से निकल गया, मुझे आसरों की तलाश है। या फिर कोई दर्द हो या हो खुशी, कोई ख्वाब हो या हकीकतें, जहाँ सच के चेहरे दिखाई दें, उन्हीं आईनों की तलाश है। यह सच है कि यह सीरियल एक अंततः एक नॉस्टैल्जिक सीरियल बन गया था। शायद जिन्होंने उन उदास ढलती दोपहरिया में उदासी से लिपटी नायिका की उस हंसी को देखा होगा, जो अनजाने अपनी नियति की तलाश में भटकते उस किरदार से जुड़ गए होंगे, वही शायद आज दोबारा उसी शिद्दत के साथ उन भावनाओं को महसूस कर सकता है। अब जब हम फिर वही तलाश को याद करते हैं तो शायद उन किरदारों में अपनी ही परछाइयों को पाने की कोई जिद सी होती है। और मैं ये चंद अल्फाज पढ़ूंगा, फिर इस नाटक के किस्से को पूर्ण विराम दूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे एक गीत के साथ। तो ये जो चंद अल्फाज थे, कोई मुझसे दूर भी जाए तो जिन्हें अपनी रूह में सुन सकूं, मुझे जिंदगी तेरी नब्ज में उन्हीं आहटों की तलाश है। तो इसी के साथ एक बाकमाल गीत मुझे याद आ रहा है। फिल्म थी नालायक, 1978 की थी, जितेंद्र और लीना चंद्रावरकर पे फिल्माया गया था ये गीत। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ थी, कल्याण जी आनंद जी का बाकमाल संगीत था, लिरिक्स थे वो थे वर्मा मलिक साहब के। दुनिया ने मुझको है समझा नाकारा। सुनते हैं, लौटते हैं और इसके बाद आगे किस पे जाएंगे सोचते हैं। दुनिया ने मुझको है समझा नकारा, दुनिया ने मुझको है समझा नकारा, नालायक नालायक कह के पुकारा। और कोई कुछ भी कहे बुरा नहीं मानूंगा, और कोई कुछ भी कहे बुरा नहीं मानूंगा। तूने कहा तो जहर खा के मर जाऊंगा, तूने कहा तो जहर खा के मर जाऊंगा। दुनिया ने मुझको है समझा नकारा, नालायक नालायक कह के पुकारा। शबाब लाजवाब, प्यार के सवाल का दे प्यार में जवाब, दे प्यार में जवाब। और तेरी मेरी जोड़ी होगी जोड़ी लाजवाब, आंखें होंगी मेरी और तेरे होंगे ख्वाब। तेरा मेरा प्यार होगा होगा लाजवाब, ओ होगा लाजवाब। ठुकराओ ना और कोई ठुकराए बुरा नहीं मानूंगा, और कोई ठुकराए बुरा नहीं मानूंगा। तूने ठुकराया जहर खा के मर जाऊंगा, तूने ठुकराया जहर खा के मर जाऊंगा। हे दुनिया ने मुझको है समझा नकारा, नालायक नालायक कह के पुकारा। न जाओ दूर दूर मेरी अखियों के नूर, करो ना यूं गुरूर, किसी न किसी को अपनाओगी जरूर, अपनाओगी जरूर। वो तेरा प्यार पाऊंगा मैं पाऊंगा जरूर, वो चाहे बदनाम या हो जाऊं मशहूर। आज तुझे साथ लेके जाऊंगा जरूर, लेके जाऊंगा जरूर। जरा आओ ना
मुझे छोड़ा जहर खा के मर जाऊंगा, तूने मुझे छोड़ा जहर खा के मर जाऊंगा। हे दुनिया ने मुझको है समझा नकारा, नालायक नालायक कह के पुकारा। और कोई कुछ भी कहे बुरा नहीं मानूंगा, और कोई कुछ भी कहे बुरा नहीं मानूंगा। तूने कहा तो जहर खा के मर जाऊंगा, तूने कहा तो जहर खा के मर जाऊंगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हमने चलिए एक जो किस्सा है उसे पूर्ण कर दिया, वो जो फिर वही तलाश है उस पर पूर्ण विराम रख दिया। और लेकिन हमारी ये डरावनी फिल्मों की जो शोध चल रहा है, इसे हमने कुछ कुछ छुआ, मेकअप का सामान साथ रखते सोते थे महमूद, इसके किस्से को शुरू किया। बहरहाल अभी तो बड़े सारे शो हैं, अगले प्रोग्राम में हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जाने का मन नहीं कर रहा पर घड़ी साथ नहीं दे रही है। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए संस्करण के साथ। इसी को आगे बढ़ाएंगे, कुछ कुछ यादों में लौटेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा आपको ये हॉरर का सीक्वेंस बताऊं ताकि प्रकाश और रंग प्रभाव से हम अगली बार शुरू करें। तो जो हमने आपको आवाज़ों की बात बताई थी तो उसमें यह था कि इनका उपयोग दृश्यों के भीतर तनाव पैदा करने के लिए किया जाता है। जब एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जिसे दर्शकों को चरित्र या पात्रों के किसी भी आसन्न कयामत के बारे में जानने की अनुमति देने के लिए हाईलाइट या संकेत देने की आवश्यकता होती है। अब ये हाईलाइट क्या था ये हम आपको बता चुके हैं, और हम ये भी बता चुके हैं कि घड़ी बार बार टिक 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 करके कह रही है कि जो है ये प्रोग्राम समाप्त कर दो। अब इसे क्या है, इसे भी हाईलाइटिंग कहते हैं। अब निर्देशक हॉरर शैली के भीतर संगीत का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं ताकि दर्शकों को हर बार फिल्म देखने पर सांस लेने का अनुभव मिल सके। निर्देशक आगे संगीत का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं ताकि वे दर्शकों को भावनाओं के साथ, पात्रों के दर्द या डर के साथ खिलवाड़ करके दर्शकों और फिल्म के बीच संबंध बना सकें। और हम जो है ये अनुभव कर रहे हैं कि अब जो है ये प्रोग्राम रोकना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बड़ा कमाल के संगीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ। फिल्म थी मेरी आवाज़ सुनो, फिल्माया गया था जितेंद्र पर, गायक कलाकार किशोर कुमार, और गीत कुछ ऐसे थे, मेहमानों को सलाम है मेरा। सुनते हैं, अगले हफ्ते लौटते हैं। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि ढेर सारी भी बातें करनी है और जाने का मन फिर भी नहीं कर रहा है, लेकिन इस विश्वास के साथ विदा लेते हैं कि अगले हफ्ते फिर भेंट होगी। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। चिकन भरला नाम है मेरा, ये चिकन भरला नाम है मेरा। कभी तू अंदर कभी तू बाहर, कभी तू अंदर कभी तू बाहर, अंदर बाहर बाहर अंदर काम है मेरा, ये चिकन भरला नाम है मेरा, ये चिकन भरला नाम है मेरा। तू
सब जानते हैं मैं कौन हूँ, फिर भी सभी अनजान हैं। अनजानों को सलाम है मेरा, ये जिकनवर लाल नाम है मेरा, ये जिकनवर लाल नाम है मेरा। सुनते हैं जो गलियों में लोग, अफसाने हैं मेरे सभी। इस रात इस महफिल में मगर दीवाने हैं मेरे सभी। आज सुनते हैं जो गलियों में लोग, अफसाने हैं मेरे सभी। इस रात इस